Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुपर 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी क्लास चल रही थी स्थानीय स्वशासन के बारे में, और स्थानीय स्वशासन में हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन जो होता है उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने, और हमने देखा कि स्थानीय स्तर की जो जनता होती है उस जनता को अपने साथ लेकर भागीदार बनाकर शासन करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और हमने देखा कि स्थानीय स्वशासन जो है उसको सामान्यतः राजस्थान में या किसी राज्य में दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक था शहरी स्थानीय स्वशासन और एक था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को हम पंचायती राज कहते थे और शहरी स्थानीय स्वशासन को नगरीय स्वशासन कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारी पंचायती राज से संबंधित पूरी क्लास हो चुकी थी। आज की क्लास में हम नगरीय स्थानीय स्वशासन को स्टार्ट करेंगे, यानी जो नगर का जो शासन है, शहरों का जो शासन है वह किस प्रकार संचालित होता है, उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नगरीय स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्वशासन। क्लियर? देखो, नगरीय स्वशासन स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखें कि इसकी डेफिनेशन होता क्या है। नगरीय स्वशासन कहते किसको है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए इसके अंदर कि नगरीय क्षेत्र की जनता को स्थानीय स्तर के शासन में भागीदार बनाकर शासन करना नगरीय स्वशासन कहलाता है। कि जैसे कोई नगर है, कोई शहर है, वहाँ पर आपको शासन चलाना है, सरकार को वहाँ पर शासन चलाना है, तो सरकार क्या करेगी, वहाँ की जो जनता है उस जनता को साथ लेकर उन जनता में से ही कुछ सदस्यों को चुनकर वहाँ पर क्या करेगी, शासन चलाएगी। क्या करेगी? शासन चलाएगी। तो ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को नगरीय स्वशासन कहलाता है। जिस प्रकार यदि यही व्यवस्था गांवों में होती तो इसको ग्रामीण स्वशासन कहते हैं, और यही व्यवस्था अगर नगरों में है तो इसको क्या कहेंगे, नगरीय स्वशासन कहेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब देखें कि जिस प्रकार हमने देखा पंचायती राज को एक पंचायती राज विभाग संचालित करता है, यानी ग्रामीण स्वशासन जो है उसको पंचायती राज विभाग संचालित करता है, उसी तरह जो नगरीय स्वशासन है उसको स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। अर्थात इसको जो कंट्रोल करना है, इसको नियंत्रण करना है, इसका निर्देशन करना है, वो कौन करेगा? तो नगरीय स्वशासन का जो नियंत्रण है और निर्देशन है वो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। क्लियर? इस प्रकार हमने नगरीय स्वशासन की संचालन के बारे में बात की, इसकी डेफिनेशन देखी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नगरीय स्वशासन जो है यह केंद्रीय स्तर के 3 मंत्रालयों के अधीन है। कितने मंत्रालयों के? जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार ने 3 मंत्रालय बना रखे और उन 3 मंत्रालयों के अधीन नगरीय स्वशासन आता है। अब ये 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, एक तो आता है रक्षा मंत्रालय। हमारा देश का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर भी नगरीय स्वशासन आता है। और उसके साथ साथ बात करें तो गृह मंत्रालय, और तीसरा है नगर विकास मंत्रालय। नगरीय स्वशासन को देश के केंद्रीय स्तर पर 3 मंत्रालयों के अधीन माना गया है। एक तो रक्षा मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय और एक नगर विकास मंत्रालय। अब देखो रक्षा मंत्रालय कहाँ कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन आते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन कौन आते हैं और नगर विकास मंत्रालय के अधीन कौन आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रक्षा मंत्रालय की, कि रक्षा मंत्रालय कौन से नगरीय स्वशासन की इकाई को संचालित करता है। तो देखिए कि जो छावनी बोर्ड होती है, जो छावनी बोर्ड होती है वह छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित और निर्देशित की जाती है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित और निर्देशित की जाती है। अब बात करें कि छावनी बोर्ड राजस्थान में है या नहीं, तो जी हाँ, राजस्थान में भी एक छावनी बोर्ड है। आपने नाम सुना होगा, अजमेर जिले के अंदर नसीराबाद छावनी। कौन सी? अजमेर जिले के अंदर नसीराबाद छावनी है। वहाँ का जो शासन है, वहाँ का जो नगरीय स्वशासन है उसका संचालन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा। बात को ध्यान रखें। हमने देखा कि केंद्रीय स्तर पर जो है नगरीय स्वशासन के लिए 3 मंत्रालय बनाए गए हैं। एक तो रक्षा मंत्रालय है, एक गृह मंत्रालय और एक नगर विकास मंत्रालय। तो जो छावनी बोर्ड होती है जो कि राजस्थान में एक ही है, नसीराबाद अजमेर में है, उसका जो स्वशासन है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित। तो यह देखा हमने रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में क्या होता है, रक्षा मंत्रालय किनका नियंत्रण करता है। तो हमने देखा कि जो छावनी बोर्ड होती है वो सारी किसके अंतर्गत आती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब राजस्थान की जो छावनी बोर्ड है वो हम आगे वाली स्लाइड में, आगे वाली जो टॉपिक आएगा हम तब उसको देखेंगे। बात करते हैं आगे, दूसरा मंत्रालय आपका गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय के अंदर नगरीय स्वशासन की कौन कौन सी इकाई आती है। तो देखें कि जैसा भारत में क्या है कि कुछ तो राज्य हैं और इसके साथ साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों में भी नगर होंगे और गांव होंगे, है ना, शहर होंगे और गांव होंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय प्रशासन जो है वह गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय है जो है भारत सरकार का, उसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। तो हमने देखा पहले रक्षा मंत्रालय,
बाद में देखा गृह मंत्रालय। अब बात करेंगे नगर विकास मंत्रालय की। अब देखो, हमने छावनी बोर्ड देख ली, हमने केंद्र शासित प्रदेश देख लिया। इसके अतिरिक्त जो भी बचा, दैट मीन्स नॉर्मल जो चीज़ें बची है, जो शहर बचे हैं भारत के राज्यों के जो शहर बचे हैं, उन शहरों का जो संचालन है वो कौन करता है? नगर विकास मंत्रालय करता है। किसके अधीन आता है? नगर विकास मंत्रालय के अधीन आता है। देखिए, सामान्य मामलों में नगरीय स्वशासन नगर विकास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि छावनी बोर्ड है वो तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके अतिरिक्त अगर केंद्र शासित प्रदेश का नगरीय स्वशासन है तो वह गृह मंत्रालय द्वारा, और इसके अलावा जो बचे वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो नगर विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो हमने इस प्रकार केंद्र सरकार के तीनों मंत्रालयों के बारे में देखा कि कौन कौन से मंत्रालय होते हैं। अब बात करेंगे हम संविधान संशोधन विधेयक की। तो जैसे देखें कि जब हमने अलग अलग समितियां पढ़ी थी स्थानीय स्वशासन की, कि स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए अनेक प्रकार की समितियां बनाई गई, है ना। आपने LM सिंघवी समिति पढ़ी होगी, ऐसे वो बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी, अशोक सिंघवी समिति पढ़ी, अशोक मेहता समिति पढ़ी। तो इन समितियों में हमने देखा कि जो लास्ट में जो समितियां बनाई गई, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की थी, सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। क्या दी जाए? संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो इस हेतु सरकार ने क्या किया था? एक 73वां और एक 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संसद में रखा था। सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा, जिसको कि वर्ष 1992 में शंकर दयाल शर्मा द्वारा, राष्ट्रपति जो थे हमारे शंकर दयाल शर्मा द्वारा पारित किया गया। तो ये जो विधेयक थे, एक तो था 73वां और एक 74वां, इनका संबंध किससे है? 73वें संविधान संशोधन में क्या था और 74वें संविधान संशोधन में किसका उल्लेख किया गया? बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो 73वें संविधान संशोधन का सीधा संबंध है ग्रामीण स्वशासन से, पंचायती राज से। दैट मीन्स जो ग्रामीण स्वशासन है, जो पंचायती राज है, उसको जो संवैधानिक दर्जा है वर्ष 1992 में दिया गया। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। क्लियर? और बात करें 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जब 73वें का ग्रामीण स्वशासन से है, पंचायती राज से है, तो ऑब्वियसली 74वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे होगा? नगरीय स्वशासन से होगा। किससे होगा? नगरीय स्वशासन। तो आज की क्लास में हम इस 74वें संविधान संशोधन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नगरीय स्वशासन को सबसे पहले इसकी विशेषता है, इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी गई। जो 74वां संविधान संशोधन बनाया गया 1992 में, उसके द्वारा नगरीय स्वशासन को क्या की गई? संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। देखें, इस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी गई, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसे संविधान के भाग 9 में, जो नगरीय स्वशासन है उसको संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक जोड़ा गया। कहाँ तक? अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक। देखिए, अगर इसी के अंदर इससे पहले की बात करें 243A से 243P तक, O तक, तो 243A से 243O तक तो है आपका ग्रामीण स्वशासन, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। और उसके बाद O के बाद क्या आता? P। तो P से ZG तक जो है वो है आपका कौन सा? नगरीय स्वशासन को जोड़ा गया। अब नगरीय स्वशासन के लिए संविधान में 12वीं नई अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 12वीं नई अनुसूची जोड़ी गई, और जिसमें कुल विषय कितने थे? तो कुल विषय P से ZG तक कुल विषय होते हैं 18। कितने विषय जोड़े गए इसके अंदर? कुल 18 विषय जोड़े गए थे। क्लियर? अब ये तो थी 74वें संविधान संशोधन की पहली विशेषता कि हमने क्या किया? नगरीय स्वशासन को इसके तहत मान्यता दी। दूसरी विशेषता इसमें बताई गई कि जो नगरीय स्वशासन की इकाइयां हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो या नगर परिषद हो। देखो, नगरीय स्वशासन की 3 इकाइयां होगी। जिस प्रकार ग्रामीण स्वशासन की 3 इकाइयां थी हमारे पास, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उसी प्रकार नगरीय स्वशासन की भी 3 इकाइयां होगी, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। क्लियर? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये जो 3 इकाइयां हैं, इन तीनों इकाइयों के जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनके लिए योग्यता क्या होती है? तो इन योग्यताओं का उल्लेख जो है, जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका उल्लेख भी 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे योग्यताओं की, और योग्यताओं में सबसे पहला जो योग्यता है वह है उम्मीदवार का नाम क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। यानी जो भी व्यक्ति नगरीय स्वशासन की इकाई के जो वोट हो रहे हैं उनमें अगर खड़ा होता है, उम्मीदवारी दर्शाता है, तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि वह उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक है।
माना आप आपके शहर में, आप किसी शहर में रहते हैं और आप अपने शहर की जो निर्वाचन है, शहर में माना नगर पालिका है, नगर पालिका के जो वोट हो रहे हैं उनमें अपनी उम्मीदवारी बताना चाहते हैं, आप अपने वार्ड से खड़ा होना चाहते हैं, या आप सर वहाँ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं अगर नगर पालिका है, तो उसके लिए पहली योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास कि आपका नाम जो है उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। क्लियर, ये हमने देखी पहली योग्यता। दूसरी योग्यता जो है, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, इनके लिए योग्यता यह है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है कि 21 नवंबर 1995 के बाद, कब? 21 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। 2 संतान का ही नियम है, अगर इनके बाद तीसरी संतान होती है तो वह व्यक्ति इसके लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है, इसके लिए खड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने नगरीय स्वशासन की जो 74वां संविधान संशोधन है की कुछ विशेषताएं देखी। अब बात करेंगे नगरीय स्वशासन में आरक्षण के संबंध में कि आरक्षण के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं 74वें संविधान संशोधन में। तो देखिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में इस संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया है? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या प्रदान किया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया। अब इसमें क्या किया कि महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? 33% आरक्षण। अब ये जो हुआ कि नगरीय स्वशासन में वर्ष 2014 में, कब? वर्ष 2014 में महिला आरक्षण जो था वह 50% कर दिया गया। कानून के तहत जो संविधान संशोधन हुआ उसमें तो 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने नगरीय स्वशासन में वर्ष 2014 में इस महिला आरक्षण को कितना कर दिया? 50% कर दिया। जबकि ग्रामीण स्वशासन में महिला आरक्षण को 2009 में ही 50% कर दिया था। ग्रामीण स्वशासन में तो 2009 में किया गया, ध्यान रखिए, और शहरी स्वशासन में 2014 में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि महिला आरक्षण को ग्रामीण स्वशासन में 50% कब किया गया? तो किया गया वर्ष 2009 में। लेकिन आपसे पूछ ले महिला आरक्षण को ग्रामीण शहरी स्वशासन में या नगरीय स्वशासन में 50% कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 2014। क्लियर? अब ये जो आरक्षण होता है एक चक्राक्रम में लागू होता है। कैसे होता है? एक सर्कल में लागू होता है, एक सिस्टम में लागू होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं माना, और कोई तो कहता है कि हमारे यहाँ नगर पालिका की जो अध्यक्ष है उसकी सीट एससी की है, तो कोई कहता नहीं हमारे इस बार एसटी की है, या कोई कहता है इस बार हमारे ओबीसी की है, या कोई कहता है जनरल की है। तो ये जो है एक चक्र चलता रहता है, एक सिस्टम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो सीट है एससी के लिए रिजर्व कर दो या एसटी के लिए रिजर्व कर दो। ये चक्र एक साइकिल में चलता रहता है। क्लियर? आगे देखें आरक्षण के बाद राजस्थान में पहली बार 50% आरक्षण के साथ नगरीय स्वशासन के चुनाव वर्ष 2014 में संपन्न हुए। देखो हमने क्या किया कि 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। कब दिया? वर्ष 2014 में। तो वर्ष 2014 में ही 50% आरक्षण के साथ पहली बार नगरीय स्वशासन के चुनाव संपन्न किए। इस प्रकार हमने देखा आरक्षण का क्या क्या प्रावधान है, आरक्षण के बारे में क्या सिस्टम है हमारा। अब बात करेंगे ये नगरीय स्वशासन की जो इकाइयाँ होती है इनके कार्यकाल के बारे में। नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, इनके कार्यकाल के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। चाहे वो नगर हो या नगर पालिका का कोई सदस्य हो, चाहे नगर निगम का जो अध्यक्ष हो या नगर निगम का कोई सदस्य हो, चाहे नगर परिषद का अध्यक्ष हो या नगर परिषद का सदस्य हो, इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए। जैसे ही 5 वर्ष पूरा होता है वापस नए इलेक्शन हो जाते हैं और नए सदस्य और नए अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्लियर? मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर या राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त करने पर या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद रिक्त होने पर शेष बची हुई अवधि के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं। जैसे हमने इनका कार्यकाल 5 वर्ष। क्लियर? और माना किसी सदस्य ने 2.5 वर्ष तक, 2 वर्ष तक या 2.5 वर्ष तक कार्य किया और 2 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका कार्यकाल कितना बचा शेष? 3 वर्ष। कितने वर्ष के लिए बचा? 3 वर्ष के। तो जो उपचुनाव होंगे, क्योंकि वो पद रिक्त हो गया तो वहाँ पर एक वापस किसी न किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उपचुनाव हुए और कोई व्यक्ति वापस निर्वाचित होता है, चयनित होता है ना, तो वह व्यक्ति कितने समय के लिए कार्य करेगा? अब केवल जो शेष बची अवधि है 3 वर्ष के लिए ही कार्य करेगा। क्लियर है? जो उपचुनाव होते हैं वह शेष बची अवधि के लिए ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन किसी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे या राज्य सरकार द्वारा उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस पद के लिए उपचुनाव होगा और उपचुनाव जो है, जो व्यक्ति चुना जाएगा वो शेष अवधि के लिए ही चुना जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें आरक्षण के प्रावधान को देखा, हमने उनके कार्यकालों को देखा कि कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, और इसके साथ साथ हमने उपचुनाव के दौरान जो कार्यकाल की अवधि होती है उसको भी देखा। बात करेंगे न्यूनतम सदस्य संख्या की कि जो नगरीय स्वशासन की इकाइयाँ है इसमें न्यूनतम सदस्य कितने होने आवश्यक है। तो नगरीय स्वशासन की इकाइयों में न्यूनतम सदस्य संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। चाहे नगर पालिका हो,
चाहे नगर निगम हो या नगर परिषद हो, इसमें जो न्यूनतम सदस्य है वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। क्लियर। आगे बात करेंगे हम निर्वाचन की, कि नगरीय स्वशासन की इकाइयों में निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो इनका निर्वाचन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बात करेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन की, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है। तो वार्ड पार्षदों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे कोई नगर पालिका है ना, तो उस नगर पालिका क्षेत्र के जो वार्ड होते हैं, उन वार्ड के क्या होंगे, एक पार्षद होता है। प्रत्येक वार्ड का क्या होता है, एक पार्षद होता है। तो उन पार्षद का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा। दैट मीन्स उसको वोट कौन देगा? जनता देगी। तो जब जनता द्वारा जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्लियर। अब बात करेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है। तो नगर पालिका क्षेत्र की अगर बात करें, नगरीय स्वशासन की 3 इकाइयां हैं, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगर नगर पालिका के जो सदस्य चुने गए, वार्ड पार्षद चुने गए, वह वार्ड पार्षद ही अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं, और अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये तो होती है नगर पालिका में। हम बात करेंगे नगर पालिका के बाद नगर परिषद की। नगर पालिका में तो होती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसी तरह नगर परिषद में होते हैं सभापति और उपसभापति। तो सभापति और उपसभापति का निर्वाचन भी किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद बात करेंगे नगर निगम की। तो नगर निगम में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वह होती है मेयर और उप मेयर की। जिस प्रकार नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार नगर परिषद में सभापति और उपसभापति होता है, और उसी के समान नगर निगम में मेयर और उप मेयर, जिसको हम महापौर और उप महापौर भी कहते हैं, इनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर। तो हमने इस प्रकार यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया समझी। अब आगे देखें इसमें अंदर क्या हुआ कि वर्ष 2009 में नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर परिषद के सभापति के जो चुनाव हुए थे वह प्रत्यक्ष रूप से किए गए। किसके द्वारा किए गए? जनता द्वारा किया गया। अर्थात उनका जो निर्वाचन था वो किसने किया था? जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किया था। लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉब्लम क्या हुई थी। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ उसमें क्या समस्या आई, देखिए आप आगे। बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए अंदर कि नगरीय स्वशासन में भी अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण की तिथि के 2 वर्ष बाद लाया जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर पद से हटाना है तो हम क्या करते हैं, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है सदन में। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ग्रामीण स्वशासन में भी हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव जो पद ग्रहण होती है, जब वो ज्वाइनिंग करता है उसके 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है, उससे पहले नहीं लाया जा सकता। और इसके लिए नियम क्या है कि इसके लिए 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, वह अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्लियर। लेकिन राजस्थान में क्या है, इस अविश्वास प्रस्ताव हेतु बहुमत का जो प्रावधान है वो 3/4 किया गया है। कितना किया गया है? 3/4। अब एक कार्यकाल के दौरान अधिकतम 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कितनी बार? अधिकतम 2 बार। और यह अविश्वास प्रस्ताव पहले वर्ष नहीं लाया जा सकता और 5वें वर्ष भी नहीं लाया जा सकता। कब तक नहीं लाया जा सकता? एक तो पहले वर्ष नहीं लाया जा सकता और एक 5वें वर्ष नहीं लाया जा सकता। बात करेंगे राइट टू रिकॉल की। अब ये है मेन चक्कर, मेन सिस्टम यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि वर्ष 2009 में जब सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के सभापति के चुनाव प्रत्यक्ष करवाए, तब एक प्रॉब्लम हुई थी। वो प्रॉब्लम आपको मैं समझाता हूँ। उस प्रॉब्लम को कहते हैं राइट टू रिकॉल। देखें कि वर्ष 2009 में जब नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर परिषद सभापति के चुनाव प्रत्यक्ष हुए, अर्थात किसने किए थे? जनरल इनके चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। लेकिन वर्ष 2009 में सरकार ने क्या किया कि नगर पालिका के अध्यक्ष के और नगर पालिका परिषद के सभापति के चुनाव जो है जनता द्वारा करवाए। किसके द्वारा? जनता द्वारा। अर्थात कैसे हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो इस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों में से जो निर्वाचित हुए, जो नगर पालिका अध्यक्ष बने और नगर परिषद सभापति बने, उनमें से 12 जिले की मांगरोल नगर पालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। 12 जिले में एक नगर पालिका है मांगरोल। कहाँ पर? 12 जिले में मांगरोल नगर पालिका है। वहां के अध्यक्ष बने अशोक जैन। कौन बने थे उस समय? अशोक जैन। अब अशोक जैन के खिलाफ क्या किया? वर्ष 2012 में वहां के पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। देखो सबसे पहले कि जो अशोक जैन तो बने नगर पालिका अध्यक्ष बने, उनका निर्वाचन किसने किया? उनका निर्वाचन तो जनता ने किया। उनको चुना किसने? जनता ने। लेकिन वहां के पार्षदों ने मिलकर क्या कर दिया? उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या कर दिया? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। अर्थात उनको हटाने, इस पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया।
ऐसे में नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने इस अविश्वास प्रस्ताव को मानने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्या किया कि कहा मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा तो निर्वाचन जनता ने किया है, तो मुझे हटाने का अधिकार भी किसके पास होगा? जनता के पास होगा। किसके पास होगा? जनता के पास। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब जनता ने निर्वाचन किया तो जनता ही उन्हें हटा सकती है। और जनरली होता क्या है कि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था, तब तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते थे। लेकिन वर्ष 2009 में इसका एक अपवाद सामने आया। कहाँ आया? बारां जिले की मांगरोल नगर पालिका में। क्योंकि उनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अतः पार्षद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से नहीं हटा सकते। ये बात किसने कही थी? अशोक जैन ने कही, और ये एकदम सही बात थी। क्लियर? अब जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई तो इसके खिलाफ क्या किया गया? राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा, एक फैसला दिया, कहा कि उनको पद से अगर हटाना ही है, आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो एक क्यों ना इसके लिए जनमत संग्रह किया जाए। क्या कराया जाए? जनमत संग्रह। कोर्ट ने कहा कि जब इनका निर्वाचन जनता ने किया है तो इनको हटाने का अधिकार भी जनता के पास होगा, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि क्यों ना इनका जनमत संग्रह कराया जाए, अर्थात जनता से पुनः क्या कराई जाए? वोटिंग करवाई जाए कि अशोक जैन को पद से हटाना है अथवा नहीं। क्लियर? अब चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता द्वारा जनमत संग्रह के आधार पर जो वापस बुलाना, अर्थात पद से हटाना। देखो, सबसे पहले तो जब पार्षद मिलकर कोई प्रस्ताव लाते हैं, उनको पद से हटाते हैं, तो वो कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन कोई प्रतिनिधि चुन गया, अध्यक्ष बन गया, और उस जनता वापस उसकी वोटिंग करके उसको पद से हटाती है, तो ये प्रस्ताव जो होता है वह प्रस्ताव राइट टू रिकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट टू रिकॉल। देखिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता द्वारा जनमत संग्रह के आधार पर वापस बुलाना, अर्थात पद से हटाना, राइट टू रिकॉल कहलाता है। इस जनमत संग्रह का जो सरकार कोर्ट ने कहा जनमत संग्रह कराया जाए बारां जिले की मांगरोल नगर पालिका में। जब जनमत संग्रह कराया गया तो जो फैसला आया वह अशोक जैन के पक्ष में रहा, अर्थात जनता ने जो जनमत संग्रह था वह जो उसका फैसला आया वो अशोक जैन के पक्ष में दिया, अर्थात अशोक जैन को पद से जनता ने नहीं हटाया, उनको पद पर बनाए रखा। क्लियर? इसका जो जनमत संग्रह है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, राइट टू रिकॉल का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, वर्ष 2001 में किया गया था। कहाँ, कब किया गया था? वर्ष 2001 में। और कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। और राजस्थान में इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है बारां जिले की मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ ही किया गया था। राजस्थान में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। कब हुआ था? 2012 में। कब हुआ? 2012 में। किसके खिलाफ? बारां जिले की मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ किया गया। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ये जो अब राइट टू रिकॉल वाला सिस्टम है कि किसी जनप्रतिनिधि को अगर चुन लिया गया है, किसने चुना? जनता ने, तो उसको हटाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। तो वो सिस्टम जो है जिसके द्वारा उसको हटाने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? राइट टू रिकॉल कहलाता है। इसका राजस्थान में सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 2012 में बारां जिले की मांगरोल तहसील नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल की क्लास में हम जो नगरीय स्वशासन जो है हमारा, जिसमें नगरीय स्वशासन के स्तर जो होते हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। धन्यवाद।